हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न करो क्लास 11 एंड 12। मैं हूं श्रेया, आपकी एजुकेटर, और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर या फिर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। इससे पहले हम सभी चैप्टर्स के इंग्लिश के एंड सभी चैप्टर की सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकेस अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग डेफिनेटली वहां से जाकर कवर कर सकते हैं। हर एक बच्चे के लिए काफी यूजफुल रहेगा। ऑलराइट, आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जिसमें आपको बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में, राइट? कि आपको 4 to 5 स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं और आपको बोला गया होता है कि इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? जो चीज सबसे पहले टेक प्लेस हुई है, जो भी इवेंट सबसे पहले हुआ है, सबसे पुराना है, वो आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना होता है। एंड नेक्स्ट कौन सा हुआ, देयर आफ्टर कौन सा हुआ, इस ऑर्डर में अरेंज करते करते आपको लेटेस्ट पे आना होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स पे जो चीज सबसे पहले हुई थी वो आपकी फर्स्ट आएगी, एंड जो चीज सबसे लास्ट में हुई थी वो आपके लास्ट में आएगी, और इस तरह आपको ये पूरा अरेंज करना होता है, राइट? तो अब आपको यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स के यहाँ पे क्या टाइम पीरियड रहा है, किस ईयर में वो टेक प्लेस हुए। सो सबसे पहले आपको बोला है चाइनाज असेशन टू WTO। चाइना ने कब असेस करा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को? तो कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था आपका दिसंबर 2001 में, ठीक है? तो आप रफ में कहीं पर लिख लोगे 2001। नेक्स्ट आपका आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EEC। EEC क्या होता है? यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, राइट? अब यहाँ पर आपको बताना है कि EEC कब स्टैब्लिश हुई थी। तो बच्चों कब स्टैब्लिश हुई थी EEC? EEC स्टैब्लिश हुई थी 1957 में। ओके जी। नेक्स्ट आपको पूछा गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EU, यानी कि यूरोपियन यूनियन कब स्टैब्लिश हुआ था? तो कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था बच्चों यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश हुआ था आपका 1992 में। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि बर्थ ऑफ ARF, आसियान रीजन फॉर्म का बर्थ कौन से ईयर में हुआ था? तो किस ईयर में हुआ था? 1994, राइट? 1994। तो अब जब आपको हर एक इवेंट की यहाँ पर ईयर पता है, तो फिर आपको इनको अरेंज करना है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि सबसे पुराने से लेकर सबसे लेटेस्ट में आपको अरेंज करना है। तो देखो उसमें सबसे पुराने टाइम का कौन सा है? सबसे पहले आता है B, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल। कब हुआ था? 1957 में। नेक्स्ट आपका आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EU, दैट इज यूरोपियन यूनियन, 1992। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है C। नेक्स्ट आपका आता है D, दैट इज बर्थ ऑफ ARF, 1994 में हुआ था, D आ जाता है। एंड लास्ट में आपका आता है A, चाइनाज असेशन टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कब हुआ था? दिसंबर 2001 में। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाता है आपका? BCDA। ऑलराइट, ओके बच्चों, क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है आपका द आसियान वे। अब आपको यहाँ पर आसियान वे से रिलेटेड बताना है कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर करेक्ट है। क्या होता है आसियान वे? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के रिलेटेड आप, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द आसियान वे। आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट है रिफ्लेक्ट्स द लाइफस्टाइल ऑफ आसियान मेंबर्स। क्या आसियान वे में आसियान मेंबर्स के जो है लाइफस्टाइल रिफ्लेक्ट होते हैं? बी पार्ट में आपको बोला है अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन अमंग आसियान मेंबर्स दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव। तो यहाँ पे बताया गया है क्या आसियान वे एक ऐसा वे है जिसमें कि एक फॉर्मल इंटरेक्शन होता है सभी मेंबर्स का इन अ इनफॉर्मल एंड इन अ कोऑपरेटिव वे। एंड सी में आपको बोला है द डिफेंस पॉलिसी फॉलोड बाय आसियान मेंबर्स। क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पॉलिसी के बारे में डिस्कशन होता है जो कि आसियान मेंबर्स पार्ट होंगे? डी में आपको बोला है द रोड दैट कनेक्ट्स ऑल आसियान मेंबर्स। क्या आसियान वे इज ओनली रिलेटेड टू द रोड दैट कनेक्ट्स ऑल द आसियान मेंबर्स?
तो फिर आप यहाँ पर जब इन हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि ए पॉइंट में सिर्फ ए पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है, सी पॉइंट में भी सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पॉलिसी की बात हो रही है, एंड डी पार्ट में भी सिर्फ और सिर्फ रोड की बात हो रही है दैट कनेक्ट्स आसियान मेंबर्स। लेकिन अगर आप बी पार्ट देखोगे, अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करी गई है अमंग आसियान मेंबर्स दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव। तो बेसिक आपका यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट हो जाता है आंसर, क्योंकि इट इज टेकिंग अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ द आसियान वे। क्लियर? तो यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड एन ओपन डोर पॉलिसी। बच्चों बताओ फटाफट से, ओपन डोर पॉलिसी किसने अडॉप्ट करी थी? चाइना ने, यूरोपियन यूनियन ने, या फिर जापान ने, या फिर यूएसए ने? किसने करी थी ओपन डोर पॉलिसी? और ये भी बताओ कि किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करी थी ओपन डोर पॉलिसी? चाइना यहाँ पर आंसर हो जाता है। बिल्कुल सही है सभी बच्चों का, चाइना आंसर है। लेकिन ओपन डोर पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस करी थी फर्स्ट टाइम यहाँ पर? सो आंसर इज डेंग जियाओपिंग। ऑलराइट, नेम्स भी आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है जी। डेंग जियाओपिंग हायर प्रोडक्टिविटी को मोटिवेशन देने के लिए ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई थी बाय डेंग जियाओपिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। ए में आपको पूछा गया है द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया में जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है इन 1962 was principally over dash and dash region। तो आपको बताना है 1962 ईयर में चाइना और इंडिया के बीच में जो एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था वो कौन से दो एरियाज को रिलेट करके था? तो कौन से थे वो दो एरियाज? पहला था अरुणाचल प्रदेश और दूसरा था सियाचिन। ठीक है, तो पहले में आप लिख दोगे अरुणाचल प्रदेश आंसर और दूसरे में आप लिख दोगे सियाचिन। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट में आपका है ARF दैट इज आसियान रीजनल फॉर्म was established in the year। अब आपको बताना है ARF कब स्टैब्लिश हुआ था? तो बच्चों 1994 में स्टैब्लिश हुआ था ARF। ठीक है, बहुत सारे नेम्स है, बहुत सारे ईयर्स है चैप्टर में, लेकिन आपको डेफिनेटली इन्हें लर्न करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है सी पार्ट में आपको पूछा है चाइना एंटर्ड इनटू बायलैटरल रिलेशंस विद डैश अ मेजर कंट्री इन 1972। 1972 में चाइना एक बायलैटरल रिलेशनशिप में एंटर करता है एक मेजर कंट्री के साथ। आपको बताना है वो कंट्री कौन सी थी? कौन सी थी बच्चों वो कंट्री? वो कंट्री थी द यूएस। ऑलराइट, डी है आपका डैश प्लान। प्लान का नेम बताना है। डैश प्लान इन्फ्लुएंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ EEC इन 1948। तो आपको बताना है कि कौन सा प्लान था जिसने की इन्फ्लुएंस करा एस्टैब्लिशमेंट काहे का? यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल का। कौन से ईयर में? 1948 में। तो कौन सा प्लान था? हम सबको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान इस पर्टिकुलर चैप्टर का है मार्शल प्लान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मार्शल प्लान। ओके जी, नेक्स्ट है आपका ई पार्ट। डैश इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसियान दैट डील्स विद सिक्योरिटी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आसियान का डील करता है काहे के साथ? सिक्योरिटी के साथ। सो इट इज आसियान रीजनल फॉर्म ARF। कितनी बार हमने अभी पढ़ लिया ARF। ARF स्टैंड्स फॉर आसियान रीजनल फोरम। ऑलराइट, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बच्चों तो फटाफट से ले लो कि आपके फिल अप द ब्लैंक के क्या आंसर्स है। नीचे मैंने अलग से भी यहाँ पर आंसर्स आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, किस लिए बनाई जाती है ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आर एस्टैब्लिश्ड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या होते हैं यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट होता है टू मेक रीजनल डेवलपमेंट एट पार द फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी। सो पहला ऑब्जेक्टिव है, इसलिए बनाई जाती है ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि जो पर्टिकुलर रीजन है वहां का जो डेवलपमेंट है वो एकदम पेस अप कर पाए, एकदम एट पार आए। किसके साथ? फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी से। जैसे कि हमारी इकोनॉमी जो है बहुत फास्टली ग्रो कर रही है उसके साथ लेवल अप कर पाए, स्टेप अप कर पाए क्या? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है डेवलपमेंट, इसलिए ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करा जाता है, उसको और ज्यादा एनकरेज करा जाता है बाय टू मेजर्स। कौन कौन से हैं वो टू मेजर्स? पहला है सोशल प्रोग्रेस
एंड सेकंड है आपका कल्चरल डेवलपमेंट। तो पूरी सोसाइटी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस करेगी और वहां का जो कल्चर है उसमें डेवलपमेंट आ रहा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट है आपका टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो यहाँ पर साथ ही साथ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है क्या, पीस एंड सिक्योरिटी भी, स्टेबिलिटी भी, बेस्ड ऑन द रूल एंड रेगुलेशंस। कहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, यूनाइटेड चार्टर ने, यूनाइटेड नेशंस चार्टर ने जो भी रूल्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करी जाती है इन सभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इन these 3 points. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, क्या मतलब होता है जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का मतलब जहां पर भी कोई एक कंट्री लोकेटेड है, राइट, उसके आसपास कौन सी कंट्री है, उसके पास लैंड है, उसके पास वाटर बॉडी है, या जो भी उसकी लोकेशन है, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, आसपास क्या है, इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो किसी भी कंट्री की ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है फॉर्म करना कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसका बहुत ही एक क्या बोलूं मैं, बहुत ही एक इजी सा और बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है। The geographical proximity influence the formation of regional organization because फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका आता है, पहला क्या रीजन है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑलमोस्ट सम हिस्टोरिकल एनमिटीज एंड वीकनेसेस। अब जब भी कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो कुछ कंट्रीज साथ में आती है, उन कंट्रीज में कुछ ना कुछ कॉमन चीज होनी चाहिए। पहले तो ये बता दिया कि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, साथ ही साथ और क्या होता है, उन सभी कंट्रीज की या तो कॉमन वीकनेस होगी या फिर उनकी हिस्टोरिकल पास्ट टाइम से कॉमन एनमिटीज रहे होंगे, यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया से जिस पर्टिकुलर इरिटेंट फैक्टर एक कंट्री के लिए रहा होगा, वही पर्टिकुलर इरिटेंट फैक्टर दूसरी कंट्री के लिए भी रहा होगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है दैट ऑलमोस्ट सम हिस्टोरिकल एनमिटीज एंड वीकनेसेस कॉमन होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, समटाइम्स द सिमिलर इंटरेस्ट कम टुगेदर। और कभी कभी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जो कंट्री साथ में आती है, जो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आती है, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इसलिए कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर गिवन है, even fruitful areas for regional economy are also the result of geographical proximity। एक और क्या रीजन आता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस बनती है, ड्यू टू geographical proximity इवन फ्रूटफुल एरियाज का क्या मतलब होता है, फेवरेबल एरियाज। जो कोई भी आसपास फेवरेबल एरिया होता है, काहे के लिए, रीजनल इकोनॉमी के लिए, जिससे कि रीजन की इकोनॉमी इफेक्ट होती है, उसका अगर वो कॉमन है कुछ एरियाज के बीच में, तो फिर दे आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। यानी कि एक ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में अगर एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि काफी ज्यादा फ्रूटफुल है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो ये भी क्या करेगा, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने में हेल्प करेगा, जिसका रिलेशन कहाँ से आएगा आपका, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि वो पर्टिकुलर फ्रूटफुल एरिया ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में होगा उन दोनों ही कंट्रीज के, राइट। आई होप क्लियर हुआ आपको ये आंसर कि हाउ डज ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इन्फ्लुएंस फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आसियान विजन 2020। तो आपको बताना है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का विजन 2020 की अगर बात करी जाए तो इसके क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है। The components of ASEAN Vision 2020 can be summed up as follows। फर्स्ट है एन ऑनवर्ड लुकिंग रोल इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लुक फॉरवर्ड किया जा रहा है। ऑनवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है, बहुत प्रॉमिसिंग लुक फॉरवर्ड करना, प्रॉमिसिंगली एक पर्टिकुलर एरिया में लुक फॉरवर्ड करना, काहे के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। नेक्स्ट है आपका टू एनकरेज निगोशिएशंस ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। अब अगर पर्टिकुलर रीजन में, एरिया में कोई भी निगोशिएशंस हो सकते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको अगर बात करके या निगोशिएट करके सॉल्व आउट कराया जा सकता है, सॉर्ट आउट कराया जा सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आसियान विजन 2020 का ये एक पर्सपेक्टिव है। क्या करना, टू एनकरेज करना निगोशिएशंस को ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। नेक्स्ट आपका आता है टू मीडिएट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स। और अगर पहले से कोई कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उनको एंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में तो ये बताया था कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट अराई हो सकता है,
जहां पर भी कोई कंफ्लिक्ट अगर अराइज हो सकता है तो उसको निगोशिएट करना है, अराइज होने नहीं देना है, और अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पर और बढ़ सकती है तो उसको बढ़ने से पहले ही सॉर्ट आउट कर देना है। थर्ड पॉइंट में आपको बोला है जहां पर ऑलरेडी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, टू मीडिएट टू एंड द कंफ्लिक्ट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि कैम्बोडियन कंफ्लिक्ट एंड ईस्ट टाइमर क्राइसिस, एनुअल डिस्कशन ऑन ईस्ट एशियन कोऑपरेशन थ्रू मीटिंग्स के थ्रू इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। तो ये है आपका कंपोनेंट्स आसियान विजन 2020 के। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पिलर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान कम्युनिटी। बहुत सारे बच्चे ना इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, पिलर्स और ऑब्जेक्टिव्स को या तो सेम समझ के लिख देंगे कि पिलर्स और ऑब्जेक्टिव सेम बातें होती हैं, या फिर पिलर्स को ऑब्जेक्टिव में लिख देंगे और ऑब्जेक्टिव को पिलर्स में लिख देंगे, और फिर बोलेंगे हम तो सही लिख के आए थे, पता नहीं हमारे मार्क्स कहाँ चले गए। बच्चों, पिलर्स अलग चीज है और ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अलग चीज है। नेम द पिलर्स यहाँ पर आपका पार्ट 1 है क्वेश्चन का, एंड ऑब्जेक्टिव्स ये आपका पार्ट 2 है क्वेश्चन का। ठीक है जी। द आसियान कम्युनिटी एस्टेब्लिश द फॉलोइंग 3 पिलर्स। पिलर्स अलग है, ऑब्जेक्टिव्स अलग है। आसियान का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो आसियान कम्युनिटी एस्टेब्लिश द फॉलोइंग 3 पिलर्स। 3 पिलर्स क्या है? द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, द आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। मैम इसे कैसे लर्न करें? क्या है तीनों में? द आसियान, द आसियान, द आसियान सेम है, कम्युनिटी 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 सेम है। अब यहाँ का कोई भी निमोनिक आप बना सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया SESC। ठीक है, ये लर्न कर लो SESC। अब S क्या है? पहले वाला सिक्योरिटी, देन इकोनॉमिक, देन सोशियो कल्चरल। ठीक है जी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल। द आसियान आपको सब में ऐड करना है, एंड में कम्युनिटी आपको सब में ऐड करना है, और बीच में आपको क्या लिखना है? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल। ये हो गए आपकी 3 पिलर्स ऑफ आसियान वे। ऑलराइट, पिलर्स हो गए आपके आसियान कम्युनिटी की ये 3 विद एन निमोनिक SESC। ठीक है, अब फटाफट से हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान कम्युनिटी आर एज फॉलोज। पहला क्या है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशंस। तो क्या होना चाहिए? कोई भी टेरिटरी को रिलेटेड कोई भी लड़ाई झगड़ा है, कोई डिस्प्यूट है, कोई भी बिल्कुल क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो उसको हमें बढ़ने नहीं देना है, एस्केलेट नहीं होने देना है वॉर लाइक सिचुएशंस में। नेक्स्ट है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, काहे के थ्रू? हमें सोशल प्रोग्रेस करनी है और कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू क्या अटेन करना है? अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, हो गए 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट है टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। ये वाला पॉइंट भी हमने करा था। हमें क्या मेंटेन करना है? पीस मेंटेन करना है, सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ की फॉलो करने हैं? यूनाइटेड नेशन चार्टर की। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है टू एस्टैब्लिश डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पे हमें क्या एस्टैब्लिश करना है, क्या बनाना है? डिस्प्यूट, यानी कि प्रॉब्लमेटिक सेटलमेंट मैकेनिज्म हमें क्रिएट करना है, ऐसा कि जो भी डिस्प्यूट या तो अराइज होने वाले हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हमें सेटल करने के टुवर्ड्स वर्क करना है सभी। नेक्स्ट है टू क्रिएट फ्री ट्रेड एरियाज फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। कुछ इससे ऐसे एरिया क्रिएट होने चाहिए जो कि कंप्लीटली फ्री ट्रेड एरिया हो। ऑलराइट, टू क्रिएट फ्री ट्रेड एरिया जिसमें कि क्या क्या चीजों को बढ़ावा दे सके हम? इन्वेस्टमेंट को, लेबर्स को और सर्विसेज को। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस कि आसियान कम्युनिटी के पिलर्स अलग होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। अब अगर ये 2 अलग क्वेश्चन आएंगे तो आपके आंसर्स अलग होने चाहिए, कोई भी बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होएगा, और पिलर्स को ऑब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव को पिलर में बिल्कुल नहीं लिख के आएगा। पिलर्स अलग चीज होती है, जिसमें हमने क्या करा है? निमोनिक लर्न SESC, जिसमें कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल आ जाता है, और द आसियान और कम्युनिटी आपको खुद से लिखना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स इसकी अलग होते हैं। क्लियर? चलो, so with this we have covered question number 1 to 8 of the particular chapter alternative centers of power. I hope आप सभी बच्चों की समझ जरूर आया होगा। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, डिफिकल्टी हो, तो फटाफट से आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक डाउट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। Alright, by Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. You may avail the entire study material in the PDF format, and apart from this, you may also attend live tests, quizzes, and assignments too. So definitely download कीजिए हमारा official app Learn Karo the live learning app, and you may also join us on Telegram ताकि आप सभी बच्चों को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। Alright, so आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डिस्कस करे हैं, और अपने पार्ट 2 में नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे? From question number 9 onwards,
प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी। सो विद दिस आई एम एंडिंग अप दिस सेशन हियर एंड आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। All right. So with this, I'm ending up this session here, and I will meet you all in the next session. Till that time, keep studying, keep practicing. Take care. All the best. Bye bye.